लेकिन अगर उसने कहा कि वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड को भी डबल किया और वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड को भी डबल किया, दोनों को डबल किया, तो फिर मुझे बताओ कि ए डॉट बी कितना रहेगा। तो अब ए डॉट बी जो है ये 4 टाइम रहेगा, 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों को डबल करने पर आपके पास जो स्केलर प्रोडक्ट है ये 4 टाइम हो जाएगा। स्केलर प्रोडक्ट को हम यहां पे स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज स्केलर प्रोडक्ट? स्केलर प्रोडक्ट कैसे कहते हैं? ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट कैसे कहते हैं? अगर मेरे पास दो वेक्टर है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, और मैं n को ऐसा ज़रब कर लो कि n दो के ज़रब करने से मुझे रिजल्ट स्केलर मिल जाए, स्केलर रिजल्टेंट, तो इसको कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट। इसको क्या कहते हैं? स्केलर प्रोडक्ट। देखिए, स्केलर प्रोडक्ट जो है, स्केलर प्रोडक्ट की ये मीनिंग नहीं है कि दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ स्केलर क्वांटिटी, बल्कि स्केलर प्रोडक्ट की मीनिंग है कि दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर एंड द रिजल्टेंट विल बी स्केलर। If you have two vector A and vector B, and you multiply these two vector in such a way that they give you a resultant a scalar resultant, a resultant scalar quantity. This multiplication will call the scalar product or scalar multiplication of the two vector. ठीक है, तो यहाँ पे जो स्केलर वर्ड है ये मीनिंग ये नहीं करता कि स्केलर आपने ज़रब किया है, बल्कि स्केलर वर्ड मींस दैट यू मल्टीप्लाई टू वेक्टर एंड यू गेट स्केलर रिजल्टेंट। ठीक है, तो मेरे पास वेक्टर ए और वेक्टर बी है, और वेक्टर ए वेक्टर बी को मैं ज़रब कर रहा हूं और मुझे मिल रहा है स्केलर रिजल्टेंट। तो स्केलर रिजल्टेंट को रिप्रेजेंटेशन के लिए हम जो है दो वेक्टर के दरमियान डॉट लगाते हैं। मतलब स्केलर प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम दो वेक्टर के दरमियान डॉट लगाते हैं, इसलिए इसको डॉट प्रोडक्ट भी कहा जाता है। अगर किसी ने पूछा कि डॉट प्रोडक्ट क्यों इसको कहते हैं, तो आपकी जो आंसर है वो ये होना चाहिए कि क्योंकि स्केलर प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए कि दो वेक्टर तो मल्टीप्लाई है, लेकिन कौन से प्रोडक्ट के थ्रू मल्टीप्लाई है, तो उसको डिनोट करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ पे एक डॉट का साइन लगाते हैं, तो इसलिए इसको डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, और ये जो ए डॉट बी है ना, ए डॉट बी स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर ए एंड बी, ये बराबर हो जाएगा सी के, सी रिजल्टेंट के। और ये जो सी रिजल्टेंट है, दिस इज नॉट द वेक्टर, यहाँ पे मैंने एरो हेड पुट नहीं किया है, दिस इज द स्केलर रिजल्टेंट स्केलर। ठीक है, तो ए डॉट बी एक सी रिजल्टेंट के बराबर है, जो कि सी हमारे पास क्या है, एक स्केलर, हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है। ओके, अब ये स्केलर क्वांटिटी किसके बराबर है, तो हम ये लिख सकते हैं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर दिस इज इक्वल टू ए बी कास थीटा। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर दिस इज इक्वल टू ए बी कास थीटा। ये ए बी कास थीटा क्यों आ रहा है आपको पता होगा। अगर किसी ने पूछा कि यहाँ पे ए बी साइन थीटा क्यों नहीं आ रहा, ये कास थीटा क्यों आ रहा है, तो ये नोट कर लो कि अगर मेरे पास एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, तो पहले मैंने आप लोगों को कहा कि बी के दो कंपोनेंट बन रहे हैं, एक बी एक्स जो कि बी कास थीटा के बराबर है, और एक बी वाई जो कि बी साइन थीटा के बराबर है। ठीक है, तो अब डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट में चूंकि हम दो पैरेलल वेक्टर को ज़रब करना चाहते हैं, तो इसलिए यहाँ पे ए डॉट बी किसके बराबर हो जाएगा, ए डॉट बी विल बी इक्वल टू ए बी एक्स के, ए डॉट बी विल बी इक्वल टू ए बी एक्स के। ठीक है, ए बी एक्स के क्यों बराबर है, क्योंकि ये जो बी एक्स कंपोनेंट है ये वेक्टर ए को क्या है, पैरेलल है, तो इसलिए हम ये ए बी एक्स लिखते हैं। और आप लोगों को पता है कि ए डॉट बी दिस इज इक्वल टू ए, और बी एक्स की जगह हम लिख सकते हैं बी कास थीटा, तो ए डॉट बी बराबर है ए बी कास थीटा। कास थीटा क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम वेक्टर ए को वेक्टर बी की पैरेलल कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करते हैं, और पैरेलल कंपोनेंट को हम कास थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर हमने परपेंडिकुलर कंपोनेंट को ज़रब किया होता वेक्टर ए के साथ, तो साइन थीटा आता, क्योंकि परपेंडिकुलर कंपोनेंट को हम साइन थीटा के साथ रिप्रेजेंट करते हैं आपके बुक में।
बाकी ये उलट भी हो सकते हैं। ये मैंने एक लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि के बी एक्स बराबर है बी cos थीटा और बी वाई बराबर है बी साइन थीटा। लेकिन अगर हम थीटा को वाई के साथ कंसीडर कर ले तो बी एक्स बी साइन थीटा के बराबर हो जाएगा, बी वाई बी cos थीटा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारे बुक में चूंकि एंगल थीटा एक्स एक्सिस के साथ हम लेते हैं तो इसलिए हमारे पास बी एक्स हमेशा बी cos थीटा के बराबर रहता है और बी वाई हमेशा बी साइन थीटा के बराबर रहता है। तो ए डॉट बी ए बी cos थीटा के बराबर हो जाएगा, जिसमें जो ए है दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए और जो बी है दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी और जो थीटा है दिस इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। वेक्टर ए और वेक्टर बी के दरमियान जो एंगल थीटा है। ठीक है, ए डॉट बी जो ए बी cos थीटा के बराबर है उसमें जो ए है दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए और जो बी है दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी और जो थीटा है दिस इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। और आप इस इक्वेशन को दूसरे तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकते हो। कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो ये नोट कर लो। यहां पे अगर हम लेके कि ए डॉट बी दिस इज इक्वल टू ए बी cos थीटा, ठीक है, तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि वेक्टर ए दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए यानी ए मॉडुलस। ठीक है, यहां पे ए मॉडुलस लेके मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। और अगर आप सिर्फ बी की बात नहीं कर रहे हो जैसा कि मैंने यहां पे लिखा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, बल्कि आप बी cos थीटा की बात कर रहे हो बी cos थीटा की, तो ये आप लिखेंगे कि मैग्नीट्यूड of component, magnitude of a component of vector b, magnitude of a component of vector b, वेक्टर बी की जो कंपोनेंट है उसकी मैग्नीट्यूड। लेकिन कौन से कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड? एलांग आर पैरेलल आर in the direction of वेक्टर ए। ये आप कुछ भी लिख सकते हो इस तरह। ये जो ए है दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए और जो बी cos थीटा है दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी। ये वेक्टर बी की जो कंपोनेंट है ये देखे बी cos थीटा, लेकिन कौन से कंपोनेंट की? एलांग पैरेलल एंड द डायरेक्शन ऑफ ए। जो कंपोनेंट वेक्टर बी की ए के एलांग है, ए की डायरेक्शन में है या ए को पैरेलल है। ठीक है, तो आप इस तरह लिख सकते हो कि जो ए डॉट बी है दिस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी एंड टू यहां पे आप लिख सकते हो cos थीटा। ठीक है, ए डॉट बी को आप इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हो और ए डॉट बी को आप इस तरह भी लिख सकते हो कि ए डॉट बी दिस इज इक्वल टू मेरे पेन में जो है वो खाली हुआ है, मुझे पता भी नहीं था। ए डॉट बी बराबर है, यहां पे मैं लिख सकता हूं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी वेक्टर ए एंड टू मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी एलांग ए। इस तरह मैं क्या कर सकता हूं? लिख सकता हूं। ठीक है, दोनों तरीकों से आप लिख सकते हो। इस तरह भी लिख सकते हो कि अगर आप ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए कर लो और ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी कर लो और cos थीटा में ज़रब दे दो। ठीक है, इस तरह भी आप लिख सकते हो और इस तरह भी आप लिख सकते हो कि ए डॉट बी बराबर है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड टू अगर आप इसको कंबाइन लेते हो तो मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी एलॉन्ग ए पैरेलल टू ए आर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। और ये भी नोट कर ले कि जो बी cos थीटा कंपोनेंट है जो बी एक्स के बराबर है इसको कहते हैं शेडो ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए। वेक्टर ए पर वेक्टर बी की शेडो,
वेक्टर ए पर वेक्टर बी की शेडो। देखिए ये वेक्टर बी है और यहां पे मैं अगर टॉर्च ऑन कर लो तो इस वेक्टर बी की वेक्टर ए पे एक शेडो बन सकता है जिसको हम बी एक्स या बी cos थीटा कहते हैं। तो दिस इज द बी एक्स कंपोनेंट विच यू कैन से दैट दिस इज द शेडो ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए। ये वेक्टर ए पर वेक्टर बी की क्या है, शेडो है। तो आप डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट को किसी तरह भी लिख सकते हो, लेकिन सिर्फ ये नोट कर लो कि डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट में हम कौन से वेक्टर को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, उन दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं एक दूसरे के साथ जो कि इन सेम डायरेक्शन हो, या उन दो वेक्टर के उन कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करते हैं जो कि इन सेम डायरेक्शन हो। ठीक है, इसके अलावा ये जो हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट है ना, स्केलर प्रोडक्ट जो स्केलर प्रोडक्ट है यानी ए डॉट बी, इसको हम क्या कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पॉइंट है, एमडीकेट स्टूडेंट जो है ये नोट कर ले कि स्केलर प्रोडक्ट यानी ए डॉट बी को हम इनर प्रोडक्ट भी कह सकते हैं। इनर प्रोडक्ट ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्केलर प्रोडक्ट इज आल्सो कॉल्ड इनर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट को इनर प्रोडक्ट भी कह सकते हैं आप लोगों, लेकिन ये नोट कर ले कि एवरी स्केलर प्रोडक्ट जो है, एवरी स्केलर प्रोडक्ट इज इनर प्रोडक्ट। हर एक स्केलर प्रोडक्ट जो है ये एक इनर प्रोडक्ट है। ठीक है, while एवरी इनर प्रोडक्ट जो कि एवरी इनर प्रोडक्ट है, इनर प्रोडक्ट इज नॉट ए स्केलर प्रोडक्ट। हर एक इनर प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट आप नहीं बोल सकते। इसका मतलब यह हुआ कि जो स्केलर प्रोडक्ट है, स्केलर प्रोडक्ट, ये मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं आप लोगों को। स्केलर प्रोडक्ट इज ए स्पेशल केस ऑफ इनर प्रोडक्ट। ये जो स्केलर प्रोडक्ट है ये इनर प्रोडक्ट की स्पेशल केस है। ठीक है, देखो जो स्केलर प्रोडक्ट है ना, स्केलर प्रोडक्ट ये हम कब लेते हैं, जब दो वेक्टर कौन से स्पेस में हो, जब दो वेक्टर आपके पास यूक्लिडियन स्पेस में हो। यूक्लिडियन स्पेस, जब दो वेक्टर आपके पास यूक्लिडियन स्पेस में हो तो हम लेते हैं स्केलर प्रोडक्ट। और यूक्लिडियन स्पेस कौन से वेक्टर की स्पेस होता है, रियल वेक्टर्स की। जब रियल वेक्टर की स्पेस हो तो इसको हम इसकी जो प्रोडक्ट लेते हैं वो है स्केलर प्रोडक्ट, या इसको इस स्पेस में आप इनर प्रोडक्ट भी ले सकते हो। ठीक है, लेकिन जो इनर प्रोडक्ट होता है ना, इनर प्रोडक्ट सिर्फ यूक्लिडियन स्पेस में नहीं होता। इनर प्रोडक्ट आप यूक्लिडियन स्पेस में ले सकते हो, यूक्लिडियन स्पेस। ठीक है, यानी स्पेस ऑफ रियल वेक्टर्स। और आप इसको यूनिटरी स्पेस में भी ले सकते हो इनर प्रोडक्ट को, यानी कॉम्प्लेक्स वेक्टर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स वेक्टर की जो स्पेस है, स्पेस ऑफ कॉम्प्लेक्स वेक्टर्स। और इनर प्रोडक्ट को आप फंक्शन स्पेस में भी ले सकते हो। फंक्शन स्पेस क्वांटम मैकेनिक्स में ये इस्तेमाल होता है। आप लोगों को इतना जो है जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन सिर्फ ये नोट कर लो कि ये देखिए इनर प्रोडक्ट जो होता है ना, इनर प्रोडक्ट ये हम तीनों स्पेस में ले सकते हैं, लेकिन जो स्केलर प्रोडक्ट है ये हम सिर्फ इस स्पेस में ले सकते हैं। अब इस स्पेस में जो इनर प्रोडक्ट है ये स्केलर प्रोडक्ट है, लेकिन इन दो स्पेस में जो इनर प्रोडक्ट है ये स्केलर प्रोडक्ट नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि every scalar product is inner product while every inner product is not a scalar product। क्योंकि अगर आप इनर प्रोडक्ट को इस स्पेस में ले ले ये तो स्केलर प्रोडक्ट हुआ, लेकिन अगर आप इनर प्रोडक्ट को इन दो स्पेस में ले ले तो ये इनर प्रोडक्ट तो हुआ लेकिन स्केलर प्रोडक्ट नहीं हुआ, क्योंकि स्केलर प्रोडक्ट सिर्फ इस स्पेस में लिया जाता है। तो इस स्पेस में जो आप स्केलर प्रोडक्ट लेते हो तो ये तो इनर हुआ, एवरी स्केलर प्रोडक्ट इज इनर, क्योंकि इनर भी इसमें आ रहा है। तो हर एक स्केलर प्रोडक्ट तो इनर हुआ, लेकिन हर एक इनर प्रोडक्ट स्केलर नहीं था। क्यों? क्योंकि अगर आपने यूनिटरी स्पेस में लिया इनर प्रोडक्ट या फंक्शन स्पेस में लिया इनर प्रोडक्ट तो वो स्केलर प्रोडक्ट नहीं कहा जा सकता।
ठीक है। तो स्केलर प्रोडक्ट को इनर प्रोडक्ट आप लोग कह सकते हैं, लेकिन हर एक इनर प्रोडक्ट को आप स्केलर प्रोडक्ट नहीं कह सकते, ठीक है। और दूसरी बात ये नोट कर ले कि जो इनर प्रोडक्ट है इसकी रिजल्टेंट स्केलर होता है, और जो स्केलर प्रोडक्ट है इसकी भी रिजल्टेंट स्केलर होता है। अब क्वेश्चन ये बन रहा है कि सर हम वेक्टर प्रोडक्ट को इनर प्रोडक्ट कह सकते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट को सर हम इनर प्रोडक्ट कह सकते हैं, यानी ए क्रॉस बी को? तो नो, ए क्रॉस बी को हम इनर प्रोडक्ट नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है इसकी रिजल्टेंट वेक्टर आता है, ठीक है, और जो इनर प्रोडक्ट होता है उसकी जो रिजल्टेंट है वो स्केलर आता है। तो दिस इज द बिग डिफरेंस बिटवीन वेक्टर प्रोडक्ट एंड इनर प्रोडक्ट। तो स्केलर प्रोडक्ट को तो हम इनर प्रोडक्ट कह सकते हैं, लेकिन वेक्टर प्रोडक्ट को इनर प्रोडक्ट नहीं कहा जा सकता। क्यों? क्योंकि इनर प्रोडक्ट में रिजल्टेंट स्केलर होता है, जबकि वेक्टर प्रोडक्ट में रिजल्टेंट वेक्टर होता है। और स्केलर प्रोडक्ट में रिजल्टेंट स्केलर और इनर प्रोडक्ट में रिजल्टेंट स्केलर। सो एवरी स्केलर प्रोडक्ट इज अ इनर प्रोडक्ट, बट एवरी इनर प्रोडक्ट may not be scalar product. Means the inner product is more general concept as compared to scalar product, because scalar product is the special case of the inner product. तो ये एमसीक्यू सिर्फ आप लोग नोट कर ले कि स्केलर प्रोडक्ट इज आल्सो कॉल्ड इनर प्रोडक्ट। लेकिन अगर किसी ने आपसे ये पूछा कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्केलर प्रोडक्ट एंड इनर प्रोडक्ट, तो आप लोग थोड़ा ये जो है मतलब उसको रीड कर ले, ये उससे कह दे तो वो समझ जाएगा, ठीक है। ओके, अब जो हमारे पास कितना टाइम हुआ है? अच्छा ठीक है, जो हमारे पास ए डॉट बी है ना, ए डॉट बी जो कि ए बी कास थीटा के बराबर है, ए डॉट बी बराबर है ए बी कास थीटा, ये नोट कर लो, ए डॉट बी बराबर है ए बी कास थीटा। तो इसमें नंबर एक में लिख सकता हूं कि जो ए डॉट बी है, वो जो क्वेश्चन है कि इससे स्केलर क्यों आ रहा है वो हम फिर से क्लियर करेंगे, उसके लिए यह टाइम है, ठीक है। जो ए डॉट बी है, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, और नंबर टू में लिख सकता हूं कि जो ए डॉट बी है ये दिस इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। अब देखें, ए डॉट बी की वैल्यू थीटा को कांस्टेंट करते हुए, थीटा पे अभी हम बात नहीं कर रहे, थीटा को कांस्टेंट रखते हुए ए डॉट बी आपको कब ग्रेटर रिजल्ट देगा और कब स्मॉलर रिजल्ट देगा, दिस डिपेंड अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। अगर हमारे पास वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड ज्यादा है, जैसा कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, और यह है 45 डिग्री पे, ठीक है, और इस तरह बल्कि 60 डिग्री पे ले ले, और यह है मेरे पास वेक्टर ए और यह है मेरे पास वेक्टर बी, और ये भी 60 डिग्री पे हम ले ले, तो दोनों की एंगल तो सेम है, लेकिन यहां पे जो ए डॉट बी आएगा और यहां पे जो ए डॉट बी आएगा, ये ए डॉट बी वाला रिजल्ट ग्रेटर होगा और इस ए डॉट बी वाला रिजल्ट स्मॉलर होगा। क्यों? क्योंकि यहां पे जो ए और बी वेक्टर है इनके मैग्नीट्यूड कम है, और यहां पे जो ए और बी वेक्टर है इनके मैग्नीट्यूड ज्यादा है। तो ए डॉट बी कांस्टेंट एंगल पर ए डॉट बी की जो रिजल्ट है वो ग्रेटर कब रहता है? जब वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड ज्यादा हो, या वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड ज्यादा हो, या दोनों वेक्टर की मैग्नीट्यूड ज्यादा हो, ठीक है। और ए डॉट बी की जो रिजल्ट है वो स्मॉलर कब रहता है कांस्टेंट एंगल पर? तो वो तब रहता है अगर आपके साथ वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड कम हो, या वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड कम हो, या दोनों की मैग्नीट्यूड कम हो। तो आपको इस तरह एमसीक्यूज दे सकता है कि एट कांस्टेंट एंगल पर अगर मैं वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड को डबल कर दो, वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड को डबल कर दो, तो मुझे ये बताओ कि ए डॉट बी कितना हो जाएगा? ट्वाइस हो जाएगा, सेम हो जाएगा, 4 टाइम हो जाएगा, कितना हो जाएगा? तो ये ट्वाइस हो जाएगा, ट्वाइस 4 टाइम। क्यों? क्योंकि ए को डबल करने पर ए डॉट बी भी डबल हो जाएगा। और अगर आपसे कहा कि अगर मैं बी की मॉडुलस को डबल कर दो, बी की मॉडुलस को, तो फिर कितना जाएगा? फिर भी ए डॉट बी ट्वाइस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ए के साथ भी डबल होता है और बी के साथ भी डबल होता है। लेकिन अगर उसने कहा कि वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड को भी डबल किया और वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड को भी डबल किया, दोनों को डबल किया, तो फिर मुझे बताओ कि ए डॉट बी कितना रहेगा? तो अब ए डॉट बी जो है ये 4 टाइम रहेगा, 4
4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों को डबल करने पर आपके पास जो स्केलर प्रोडक्ट है ये 4 टाइम हो जाएगा। ए को डबल करने पर बी को डबल करना, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज 4 टाइम। ठीक है, तो इसके रिवर्स एमसीक्यूज भी आ सकते हैं। अगर आप एंगल को कांस्टेंट रखते हुए ए को हाफ कर दे, ए को हाफ कर दे तो ए डॉट बी विल बी हाफ, ए डॉट बी हाफ हो जाएगा। अगर बी को हाफ कर दे तो ए डॉट बी क्या हो जाएगा? ए डॉट बी अगेन हाफ हो जाएगा। और अगर आप ए और बी दोनों को हाफ कर दे तो ए डॉट बी 1/4 टाइम हो जाएगा। और अगर आप कांस्टेंट एंगल पर ए को डबल कर दो और बी को हाफ कर दो तो ए डॉट बी कितना आ जाएगा? कांस्टेंट एंगल पर ए को डबल और बी को हाफ, ए डॉट बी रिमेन कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि एक की वजह से तो डबल हुआ लेकिन दूसरे की वजह से अगेन हाफ हुआ, तो ए डॉट बी विल रिमेन कांस्टेंट। तो इस तरह हम लिख सकते हैं कि जो ए डॉट बी की रिजल्टेंट है उसकी मैग्नीट्यूड एम ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड पे डिपेंड कर रहा है और बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड पे डिपेंड कर रहा है एट कांस्टेंट एंगल। अब जो है हमारे पास हम कह सकते हैं कि ए और बी जो है, ए और बी, ए डॉट बी जो है, ए डॉट बी ए और बी के अलावा किस पे डिपेंड कर रहा है? थीटा पर। थीटा बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के दरमियान जो थीटा है इस पे भी डिपेंड कर रहा है। ए बी के अलावा जो एंगल थीटा है ए और बी के दरमियान उस पे भी ए डॉट बी डिपेंड कर रहा है। कैसे डिपेंड कर रहा है इसको हम समझेंगे अगले लेक्चर में। फिलहाल के लिए ये लेक्चर काफी है, जो अगला लेक्चर होगा उसमें हम यहां से स्टार्ट करेंगे कि ए डॉट बी ए बी cos थीटा के बराबर है। तो ये जो ए बी है, ए डॉट बी है, ये cos थीटा पे कैसे डिपेंड कर रहा है। फिलहाल के लिए ये काफी है। ओके, थैंक यू।